Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आप इसको VVVVVIP लॉन्ग क्वेश्चन भी कहें, शॉर्ट क्वेश्चन भी कहें, MCQs भी कहें। टाइटल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले देखना ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जिसकी वजह से ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल कहा जाता है। तो बेसिकली अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सबसे पहले इस ऑर्गेनेली को नाम दिया था एल्टमैन ने, और इसको ने जो इन ऑर्गेनेली को नाम दिया था इनको कहा था दे आर द बायोब्लास्ट। तो बायोब्लास्ट का मतलब यहाँ ये है कि लाइफ को इनिशिएट करने वाले। तो बेसिकली चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया आर द सोर्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी के बगैर लाइफ को पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से आप इनको कह सकते हैं कि दे आर लाइफ स्टार्टिंग ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है। बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है बेंडा, उसने इस माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म को इस्तेमाल किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो टर्म्स हैं ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, माइटो एंड कॉन्ड्रिया, जिसका मतलब है वेसिकल्स एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। माइटो वेसिकल को कहा जाता है, कॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है। बेसिकली जिस साइंटिस्ट को ये नज़र आया बेंडा, तो उसने देखा कि माइटो ये थ्रेड लाइक भी हैं, कॉन्ड्रिया ये वेसिकल लाइक भी हैं, तो इस वजह से उसने नाम दे दिया ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप कह सकते हैं क्यों पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स के लिए इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इनका फंक्शन है, क्योंकि ये एनर्जी को बनाते भी हैं और सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर सप्लाई भी करते हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल भी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम आ जाते हैं इसकी अपीयरेंस कि ये नज़र कैसे आते हैं, और इनके स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो पहले हम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करें। तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफरेंट है डिफरेंट सेल्स के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हर सेल को एक जैसी एनर्जी तो नहीं चाहिए होती, कुछ सेल ऐसे हैं जिनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ सेल ऐसे हैं जिनको एनर्जी कम चाहिए होती है। जैसे हमारी बॉडी में दो किस्म के सेल हैं जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करते हैं, मसल्स और न्यूरॉन्स। तो इस वजह से अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद की, तो ये मसल और न्यूरॉन्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस सेल ने कितना काम करना है। फिजियोलॉजिकल से क्या मुराद है, उसकी फंक्शनल एक्टिविटी कि एक सेल कितना काम करेगा। तो साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज एंड डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। उसके बाद आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर पे। ये नज़र हमें कैसे आते हैं, तो अगर हम अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के देखें तो ये जस्ट हमें छोटे छोटे वेजिकल इस तरह छोटा सा दाना होता है, या फिर रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल इस तरह अंडे की तरह का होता है ऐसे, या फिर फिलामेंट्स जो धागे की तरह के होते बहुत बारीक हैं ऐसे फिलामेंट्स। तो या तो ये अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे वेसिकल्स की शक्ल में नज़र आता है, या रॉड की शक्ल में नज़र आता है, या फिर फिलामेंट्स की शक्ल में नज़र आता है। और इनके अंदर मेम्ब्रेन्स भी नज़र आती हैं हल्की हल्की सी ऐसे, इनमें ऐसे मेम्ब्रेन्स भी नज़र आती हैं, लेकिन कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता कि जो रियलिटी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाता है वो अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप नज़र नहीं आता। तो वो नज़र किस में आता है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा जाता है इट शो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, कि इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बाहर चीज़ नज़र आती है वो उसकी मेम्ब्रेन्स हैं। अच्छा, जिस तरह का मेम्ब्रेन्स की बात करें तो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी आप कह सकते हैं इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे एक बाहर की मेम्ब्रेन है एक अंदर की मेम्ब्रेन, और दोनों की करैक्टर डिफरेंट है।
आउटर मेम्ब्रेन ये स्मूथ होती है, जैसे बाहर ये हमने ड्रा की, ये बिल्कुल स्मूथ है कि इसमें कोई बल नहीं होता, बिल्कुल सीधी सीधी सी होती है। और अंदर की मेम्ब्रेन्स में थोड़े से स्ट्रक्चर होते हैं, अभी हमने ड्रा नहीं किए, उसकी वजह यह है, थोड़ा सा आपको समझाना था। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर मटेरियल भरा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन्स के जो दरमियान में जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक आउटर मेम्ब्रेन है, ये ब्लू इनर मेम्ब्रेन है, तो इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनुअस स्पेस। और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ अपने जहन में रखना है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बड़ी स्मूथ है, कि उसमें बल नहीं है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल भरा पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा पड़ा है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे फोल्ड हैं, लेकिन वो फोल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ हैं, जिसमें कहता हूँ कि ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन्स इतनी सीधी नहीं है जितनी हमने ड्रा कर रखी है। अब इसको हम एग्जैक्टली ड्रा करते हैं। ये अंदर की तरफ इस तरह के फोल्ड हैं, ऐसे ऐसे, ये अंदर की तरफ इस तरह के फोल्ड हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि इनर मेम्ब्रेन हैव इन फोल्डिंग इन इनर चैम्बर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ फोल्ड है, ये अंदर की तरफ। उसके बाद जब हम बात करते हैं यानी मेम्ब्रेन्स की, जैसे मैंने यहाँ एक इनर मेम्ब्रेन ड्रा की है, तो इनर मेम्ब्रेन में आपको ये इन फोल्ड्स नजर आ रहे होंगे, ये वाले ये इन फोल्ड नजर आ रहे होंगे ऐसे। तो ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन में इन फोल्ड्स हैं, इनको क्रिस्टी कहा जाता है। तो क्रिस्टी को डिफाइन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्रिस्टी को डिफाइन हम कैसे करेंगे? इनर फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन के जो अंदर की तरफ फोल्ड हैं वो क्रिस्टी कहलाते हैं। और क्रिस्टी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है। जो हम नॉर्मल जितनी भी मेम्ब्रेन हैं उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनका जो फ्रेमवर्क है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वो लिपोप्रोटीन्स हैं। वो क्या है? लिपोप्रोटीन्स। उनमें ज्यादातर लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। उसके बाद और इस मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स लगे होते हैं, जैसे साइटोक्रोम एंजाइम है, और उसके बाद जो एटीपी को बनाने वाले एंजाइम है जिनको हम एटीपी सिंथेज कहते हैं, वो भी लगे होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर वाली सरफेस के ऊपर कुछ F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं, F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं। तो क्रिस्टी के बारे में आपने 3-4 पॉइंट जहन में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इनर मेम्ब्रेन के इनर फोल्ड्स हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? लिपोप्रोटीन से बने होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? इस क्रिस्टी के अंदर सेवरल एंजाइम्स जिन्होंने आगे एटीपी बनने के अंदर रोल प्ले करना है, और इनके अंदर F1 पार्टिकल्स इनकी डिटेल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं क्रिस्टी की अंदर वाली सरफेस पर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ है, जैसे हमने कहा कि ये वाली जो सरफेस है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ है, उसमें जो फोल्ड्स हैं उनको क्रिस्टी कहा जाता है। उन फोल्ड के ऊपर ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ये रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ये F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी के अंदर वाली सरफेस पर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ है, हैज नॉब लाइक स्ट्रक्चर। वो एक नॉब की तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं। नॉब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो नॉब लाइक, जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा, तो इसको F1 पार्टिकल कहा जाता है। अब ये F1 पार्टिकल्स बनते इसी मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे मैंने क्रिस्टी का एक छोटा सा पोर्शन लिया है, तो इसमें इनकी सिंथेसिस आपको नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले ये छोटे से मॉलिक्यूल होते हैं, फिर उनमें मजीद एडिशन करके उनको बड़ा करते करते ये थोड़े से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और मेम्ब्रेन को फाड़ के बाहर, और फिर यहाँ आके इनकी कंप्लीशन हो जाती है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग इनसाइड द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली ये मौजूद होते हैं और वहीं बनते हैं। प्रोसेसिंग इनकी होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल इज रप्चर, और जब इनकी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाती है, जब ये मुकम्मल तौर पे बन जाते हैं, F1 पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द सरफेस, उस सरफेस पे आ जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन के अंदर ही इनकी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है। जब वो बन जाते हैं, वो मेम्ब्रेन को फाड़ते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब इन F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। और इन F1 पार्टिकल्स को F1 पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये वो एंजाइम है जिसने एटीपी बनाना है, और इसके एंजाइम के दो पोर्शन है। एक वो पोर्शन जो
मेम्ब्रेन के अंदर है। बेसिकली F का मतलब क्या है, इस पोर्शन को हम कहते हैं F0 पोर्शन, हमें नजर नहीं आता। यानी आप ये कह सकते हैं ये इस एंजाइम की बुनियाद है, और बुनियाद नजर नहीं आती, ये बिल्डिंग के नीचे होती, इसको F0 कहा जाता है। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर नहीं कहते, ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, हालांकि ग्राउंड फ्लोर से नीचे भी हो सकता है कोई चीज हो, लेकिन आप कह सकते हो उसको ये ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर 0 फ्लोर होता है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसका F1 पोर्शन है। तो ये वो एंजाइम है जिसने क्या बनाना है, एटीपी बनाना है। तो इसके दो पोर्शन जो मेम्ब्रेन के अंदर वो F0, और जो F से क्या मुराद है, फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, बेसिकली इस एंजाइम के दो पार्ट हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर वो F0 पार्ट, जो मेम्ब्रेन से बाहर वो F1 पार्ट। तो इसको ऑक्सीजोम भी कहा जाता है, और इसका फंक्शन क्या है, यही वो एंजाइम है जिसने एडीपी के अंदर फॉस्फेट को ऐड करके उससे एटीपी बनाना है। और इस रिएक्शन में चूंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये डिटेल आगे है चैप्टर नंबर 11 के अंदर, इसी वजह से इसको ऑक्सीसोम कहा जाता है। यानी ये जो सारा प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। तो ऐसी बॉडी जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए एटीपी बनाए, वो F1 पार्टिकल या उसको ऑक्सीजोम कहा जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो क्रिस्टी का पोर्शन है, उसके अंदर वाली साइड पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको F1 पार्टिकल्स कहा जाता है, और ये बनते मेम्ब्रेन के अंदर ही हैं, और बाद में फिर मेम्ब्रेन को फाड़ के बाहर आ जाते हैं। इनको F1 और F क्यों कहा जाता है, F फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो F1 वो पोर्शन है एंजाइम का जिसने एटीपी बनाना है, जो मेम्ब्रेन से बाहर हो, जो नॉब लाइक पोर्शन है। जो मेम्ब्रेन के अंदर हो वो F0 पोर्शन कहलाते हैं, यानी फ्रैक्शन 0। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको अभी हमने डिस्कस किया है कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। और इट इज़ प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और इसमें काफ़ी सारे एंजाइम, को एंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है इट इज़ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यहाँ काफ़ी सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जब हमने स्टोरेज डिजीज़ वाला टॉपिक पढ़ा था, कि डीएनए अपना काम करता कैसे। डीएनए से बेसिकली आरएनए बनता है। हम कहते हैं ना, जो न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए है वो पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो डीएनए सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करते हैं, डीएनए से प्रोटीन्स बनती है, डीएनए की इन्फॉर्मेशन प्रोटीन से आगे फिर मुख्तलिफ एंजाइम बनेंगे, केमिकल रिएक्शन होंगे, और पूरी आप कह सकते हैं सेल की फंक्शनिंग कंट्रोल होगी उन केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है कि ये अपने आधे काम खुद कर सकते। वैसे रेप्लिकेशन का मतलब है कि ये अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं, और हर वो ऑर्गेनेली अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं जिसके पास न्यूक्लियस की तरह डीएनए मौजूद हो। अब इसके पास डीएनए आया कहाँ से, एक पूरी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। इसको हम फिर आगे चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो डिटेल स्टडीज हैव शो दैट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स। और इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए और इसके पास अवेलेबल है, तो इस वजह से कुछ क्वांटिटी प्रोटीन की आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। और कोई भी ऑर्गेनेली जो अपनी प्रोटीन खुद बना सकती है तो वो अपने काम खुद कर सकती है। आप कह सकते हैं रेप्लिकेशन अपनी खुद कर सकती है, अपने फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकती है। इस वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब है जो खुदकार हो, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लें, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, कि ये अपने काम खुद कर सकती है। तो सेल्फ रेप्लिकेशन का लफ्जी मतलब क्या, जो अपनी कॉपी खुद बना सकती है, जो अपनी तादाद को खुद 1 से 2 खुद हो सकता हो। तो हर वो ऑर्गेनेली जिसके पास ये दो चीज़ें होंगी वो अपने काम खुद भी कर सकते और अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकते। इस वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है। और ये किस थ्योरी की को सपोर्ट करता है, उस थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। एक रिलेशनशिप है जिसमें ये बताया जाता है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन आ जाते हैं साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म के। काफ़ी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। क्यों होते हैं,
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल में काफ़ी सारे एंजाइम है, कोएंजाइम है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए। इस वजह से इन एंजाइम की वजह से जो इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं उनमें क्रेब्स साइकिल है, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन है और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहे हैं। आगे इनकी डिटेल चैप्टर नंबर 11 में है, बल्कि आप कह सकते हैं ये दो जो रिएक्शंस हैं, ये क्रेब्स साइकिल और एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारा चैप्टर नंबर 11 का हाफ ऑफ द पोर्शन बनाते हैं। आधा चैप्टर इस चीज़ को यानी कि आप कह सकते हैं कवर करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो इसको हम वहीं डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ अपने जहन में रखना है कि इन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, कि एज ए रिजल्ट ऑफ विच इन प्रोसेस की वजह से जो एंजाइम को एंजाइम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट सो इट हेल्प इन वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसकी वजह से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहे हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल है, एरोबिक रेस्पिरेशन है और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। इनकी वजह से एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड, जो सेल के अंदर फूड पहुंचता है, जो हम खाते हैं और सेल तक वो फूड पहुंचता है, उस फूड से एनर्जी निकाली जाती है, फिर उस एनर्जी से एटीपी बनाया जाता है और एटीपी फिर सेल को ऑन डिमांड एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ सवाल ये है कि सेल्स की जब फूड से एनर्जी निकाल रहा था तो सेल उस फूड की एनर्जी को डायरेक्टली क्यों नहीं इस्तेमाल करता है। बेसिकली होता ये है कि जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड, तो फूड इज़ ए स्टेबल प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, उसको तोड़ने में टाइम लगता है काफ़ी सारा। तो इस वजह से सेल को कितनी एनर्जी चाहिए कोई पता नहीं होता, किसी वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, किसी वक्त बहुत कम चाहिए होती है। तो सेल क्या करता है, अपने पास जो फूड आती है उससे एनर्जी निकाल के एटीपी बना लेते हैं, और एटीपी इज़ वेरी अनस्टेबल प्रोडक्ट, कि जो ही सेल को एनर्जी चाहिए वो फ़ौरन ही टूटता है, उसके टूटने में टाइम नहीं लगता। इस वजह से सेल की कोशिश होती है कि ऑर्गेनिक फूड को एटीपी में कन्वर्ट करे, ठीक है, ताकि एटीपी अनस्टेबल होने की वजह से फ़ौरन ही सेल को एनर्जी सप्लाई करे। तो इस वजह से एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ये अनस्टेबल होता है, इसका तोड़ना आसान है, फूड स्टेबल होता है, उसका तोड़ना मुश्किल है। तो सेल ऑन डिमांड, क्योंकि सेल की डिमांड बदलती रहती है, इस वजह से सेल की कोशिश होती है वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी रखे, ताकि उनको फ़ौरन ही तोड़ के फ़ौरन ही उससे एनर्जी सप्लाई की जा सके। तो इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या करना है, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट से एनर्जी निकालनी है और उसको एटीपी में कन्वर्ट करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड और इसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी, और फिर ये एटीपी सेल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ एडीपी, इसको स्पेंट एनर्जी कहा जाता है। स्पेंट का मतलब कि जिसकी एनर्जी खर्च हो चुकी है, एडीपी की एनर्जी इस्तेमाल हो चुकी है, और इस एडीपी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी में, जिसकी एनर्जी यूजेबल अभी इस्तेमाल होनी है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि स्पेंट एनर्जी किस शक्ल में होती है, तो किस शक्ल में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी किसका एब्रीवेशन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है कि फूड के डिफरेंट कंपोनेंट से एनर्जी निकाल के, तो स्पेंट एनर्जी जो एडीपी की शक्ल में है उसको यूजेबल एटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा होता है बाय माइटोकॉन्ड्रिया। इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। बेसिकली होता क्या है, यानी ये एक थोड़ा सा मैंने ब्रीफली समरी लिखी है। एडीपी और फॉस्फेट, एडीपी से क्या मुराद है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और पी से क्या मुराद है, फॉस्फेट। इन दोनों को मिलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती, इन दोनों को मिलाने के लिए वो एनर्जी फूड से आती है, और जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है वो एटीपी सिंथेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एटीपी सिंथेज। तो एटीपी सिंथेज क्या करता है, इस एनर्जी को एडीपी और फॉस्फेट के बॉन्ड को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और जिससे एटीपी बनती है। और जब एटीपी अपनी एनर्जी सेल को दे देता है, फिर ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, दोबारा एडीपी प्लस फॉस्फेट। तो ये प्रोसेस लगा रहता है, फूड आया, एनर्जी मिली, एडीपी फॉस्फेट में ऐड हुआ, एटीपी बनी, एडीपी स्पेंट एनर्जी है, एटीपी यूजेबल एनर्जी है, और उसके बाद एटीपी
ने अपनी एनर्जी सेल को दी और दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी और फॉस्फेट में। तो सेल को हमेशा सप्लाई ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता रहता है एटीपी की शक्ल में, इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इन सब में ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो थोड़े से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये ओवरऑल टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें कॉन्सेप्ट तो इतने नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंस इसकी फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्लास्टिड को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.